स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट यूपी हायर की परीक्षाओं को केंद्र में रख करके ये तैयार किया गया है। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए भी उतना ही उपयोगी है ये। तो सारे प्रश्न ध्यान से देखिए और रिवीजन आप अच्छे से करिए। परीक्षाओं के दिन बहुत कम हैं। जितनी सावधानी से सामान्य प्रश्नों को आप देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे प्रश्न होते हैं हम ये मान के चलते हैं कि हमें आते हैं, लेकिन वहाँ हम गलतियाँ कर जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि हमने एक प्रश्न कि अपनी खबर किस विधा की रचना है, ये हमने क्विज़ में डाला हुआ है यूट्यूब पे। उसमें लगभग 1000 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 40 से 45 लोग ही उसकी विधा के बारे में जानते हैं। तो ये गलतियां न हो कि कोई ऋणजल धंजल वाला प्रश्न पूछ ले कि किस विधा की रचना है या अपनी खबर किस विधा की रचना है, ऐसा प्रश्न पूछे और आप विधा न बता पाएँ तो एक एक प्रश्न 1000-2000 लोगों से नीचे आपको लेके चला जाता है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारा ये 2 अप्रैल 2025 का ये प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें हैं। पहला प्रश्न है, अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, यह किस पत्रिका का उद्देश्य वाक्य था? ऑप्शन में है प्रभा, चांद, हिंदी प्रदीप, मतवाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मतवाला। अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, ये मतवाला पत्रिका का ये उद्देश्य वाक्य था। उस दौर में जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, सभी पत्रिकाओं के अपने कुछ न कुछ उद्देश्य वाक्य होते थे। तो इसे ध्यान रखना है, ये मतवाला से संबंधित है। साथ ही ऑप्शन के बारे में देखिए कि प्रभा पत्रिका के संपादक कौन है, कल ही हमने अपने प्रैक्टिस सेट में बताया था, बालकृष्ण शर्मा नवीन को ध्यान रखना है। चांद पत्रिका ये महादेवी वर्मा जी जुड़ी हुई हैं इससे, और हिंदी प्रदीप ये बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं मतवाला के बारे में कि यह हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका मानी जाती है। कभी भी आपसे पूछे प्रश्न कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी मानी जाती है, तो ध्यान रखना है मतवाला। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? महादेव प्रसाद सेठ, ये आपको ध्यान रखना है। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? 1923, और ये साप्ताहिक किस्म की थी, ये भी ध्यान रखना है। कलकत्ता से ये प्रकाशित होती थी। तो इतनी बातें आप मतवाला पत्रिका के बारे में ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष और प्रकाशन तिथि के आधार पर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस ये मनाया जाता है? ऑप्शन चांद, प्रभा, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उदंत मार्तंड। हिंदी की पहली पत्रिका थी उदंत मार्तंड, जिसके प्रकाशन तिथि और प्रकाशन वर्ष के आधार पर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी से आरंभ होता है। इसी 30 मई को हर वर्ष राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ये मील का पत्थर साबित हुई ये पत्रिका, और यहीं से हिंदी की सभी पत्रिकाओं की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की वंश परंपरा का उल्लेख किस रचना में मिलता है? सूरदास जी ने अपनी किस रचना में अपनी वंश परंपरा का उल्लेख किया हुआ है? ऑप्शन में है सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, भ्रमर दूत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साहित्य लहरी। सूरदास की वंश परंपरा का उल्लेख साहित्य लहरी में मिलता है। इसके अलावा 2 और रचनाएं सूर सारावली और भ्रमर गीत, इनको ध्यान रखना है, सूरदास जी की हैं। भ्रमर दूत किसकी रचना है, ये कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि भ्रमर गीत और भ्रमर दूत में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये डिफरेंस पता करना है, आप ही लोग इसका उत्तर बताएंगे, ताकि और जो देखने वाले लोग हैं वो आपकी टिप्पणियों से ये समझ पाएँ कि भ्रमर दूत और भ्रमर गीत दोनों के रचनाकारों को आप सभी जानते हैं। तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों, यूपी हायर के जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पे हमने टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला शुरू की हुई है। इस पूरे टेस्ट सीरीज़ के दौरान आपको 700 प्रश्नों की महत्वपूर्ण जो 700 प्रश्न हिंदी साहित्य के हैं, खासकर यूपी हायर के पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हुई हैं, उनसे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं,
कैसे प्रश्न संभावित हैं, वो आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। तो एक तरह से ये मॉडल पेपर है और पूरे उच्च स्तरीय स्तर को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की ये टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप इससे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन आपको 70 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 1 अप्रैल से ये शुरू है। तो जो लोग आज या कल जुड़ते हैं तो उन्हें बैक डेट की जो भी प्रैक्टिस सेट है वो और उसकी आंसर की प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जुड़े और अपना अभ्यास देखें कि कितनी तैयारी आपकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तबहि लो जीबो भलो देबो होय न धीम। इस दोहे में किसने दानशीलता के गुणों को बताया है? तबहि लो जीबो भलो यानी जीने का महत्व तभी है, देवो होय न धीम, देने का गुण कम न हो। ये किसने दानशीलता का गुण बताया है? ऑप्शन नरोत्तम दास, नाभा दास, रहीम दास, रसखान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रहीम दास। रहीम दास जी ने, रहीम दास कर्ण के बराबर, शुक्ल जी की पुस्तक में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि कर्ण की तरह ही ये भी दानी थे। दानी प्रवृत्ति के होने के कारण ये अपने विपन्न होने की अवस्था में भी लोगों की मदद करते रहे और अधिकांश इनके दोहों में दानशीलता के गुणों को लेकर के बहुत सारे दोहे मिल जाएंगे। तो ये रहीम जी का दोहा है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न रचनाओं में से कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है? ऑप्शन खेट कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, नगर शोभा, दोहावली। तो कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है खेट कौतुकम। खेट कौतुकम जो है वो ज्योतिष ग्रंथ है और किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, ये सारी रचनाएं रहीम की रचनाएं हैं, ध्यान रखना है आपको। खेट कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, नगर शोभा और दोहावली। दोहावली को सतसई नाम से भी जाना जा सकता है। नगर शोभा के बारे में एक खास बात ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी की पुस्तक में लिखा है कि इसमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों का चित्रण मिलता है, जैसे रंगरेजिन, तुर्किन, गुजरी, कैथिन। इस तरह की अलग अलग जातियों की स्त्रियों का इसमें नगर शोभा में वर्णन मिलता है। देव की भी एक ऐसी ही रचना है जिसमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों का चित्रण, उनका वर्णन या उल्लेख मिलता है। वो रचना कौन सी है? जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस देखी होगी रीतिकाल से संबंधित, वो जानते होंगे, उन्होंने इसे नोट किया होगा। अगर आप जानते हैं तो देव की ऐसी कौन सी वो रचना है जो नगर शोभा की तरह ही विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन करती है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है। किस पाश्चात्य काव्यशास्त्री के सिद्धांतों में सिंथेसिस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन कॉलरिज, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, इलियट। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है रिचर्ड्स। रिचर्ड्स का मूल्य और संप्रेषण सिद्धांत है, आप सभी जानते हैं। ध्यान दे लीजिएगा, संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत किसका है? रिचर्ड्स का है और उसी में सिंथेसिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। तो इसे ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखते हैं इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हैं, यहाँ स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी एक साथ तैयार हो जाएंगी। ये लिस्टिंग है जो कि लिस्टिंग परीक्षाओं के दौरान रिवीजन में बहुत फ़ायदा करती है। हमने यहाँ पे पूरी लिस्ट तैयार की हुई है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना आपको ध्यान रखना है रिचर्ड्स की प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसे ध्यान रखना है। रिचर्ड्स का जन्म वर्ष आपको ध्यान रखना है 1893। अब 1893 में हिंदी में कौन सा लेखक या रचनाकार पैदा हुआ था, उसकी जानकारी हो तो आप ज़रूर बताएं। बड़ा नाम है और संभवतः मैं आपको बताऊं तो 1893 जो जुड़ा हुआ है वो एक रचनाकार हैं देहाती दुनिया, जिन्होंने उपन्यास लिखा हुआ है। उनका नाम क्या है आप बताएं। और एक बात और 1893 से ध्यान रखिएगा, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना इसी वर्ष हुई थी। तो ध्यान रखेंगे रिचर्ड्स का जन्म वर्ष। इसके अलावा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के बहुत सारे विद्वान जिनके बारे में आपको पाठ्यक्रम में पढ़ना है, उनके जन्मक्रम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उससे उनकी रचनाओं का अनुमान कि किस दौर की रचना रही है और उनके क्रम वाले जो प्रश्न बनेंगे वो आप अच्छे से कर लेंगे। जैसे प्लेटो 427 ईसा पूर्व, अरस्तु 384 ईसा पूर्व, लॉन्जाइनस का समय 3री शताब्दी या पहली शताब्दी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी शताब्दी की शुरुआत ईसवी की जहाँ से होती है लॉन्जाइनस, उस पायदान पर है।
यहीं से ईसवी सन के जो अन्य साहित्य शास्त्री हैं उनकी शुरुआत होती। जॉन ड्राइडन की बात है 1631 में। वर्ड्सवर्थ बहुत प्रसिद्ध हैं, आप सभी जानते हैं, 1770 में। ठीक है। कॉलरिज ये 1772 है, ध्यान रखिएगा, कॉलरिज का 1772। मैथ्यू आर्नल्ड 1822, क्रोचे 1866, इलियट 1888 और रिचर्ड्स 1883। इतने लोगों का आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ये रिचर्ड्स का जो है वो 1893 है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में होरेस किस प्रकार के विद्वान या साहित्य शास्त्री माने जाते हैं? उनकी कौन सी कैटेगरी है? ऑप्शन स्वच्छंदतावादी, शास्त्रीयतावादी, बिंबवादी, प्रतीकवादी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शास्त्रीयतावादी या अभिजात्यवादी। होरेस शास्त्रीयतावादी साहित्य चिंतक है। ठीक है। होरेस ने अरस्तु के सिद्धांतों की बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या भी की है। दोस्तों, ये 8वां प्रश्न जो है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से एक पूरे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत की मूल समझ को समझ सकते हैं। ऑप्शन में है, कल्पना को ईश्वरीय चेतना का अंश किस साहित्य शास्त्री या काव्यशास्त्री ने माना है? ऑप्शन प्लेटो, होरेस, कॉलरिज, इलियट। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कॉलरिज। कॉलरिज का ही कल्पना का सिद्धांत है और कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय चेतना का अंश माना है। इसे ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया था। तो कॉलरिज ने कल्पना को ईश्वरीय चेतना का अंश माना है। अब यहाँ से हम कल्पना के बारे में, कल्पना सिद्धांत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 2-3 बातें ध्यान रखेंगे जो कि बहुत दिलचस्प भी है और बहुत ज़रूरी भी है। कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? 2 मुख्य भेद बताते हैं। वो कौन कौन सी? मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। ध्यान रखेंगे, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। यहाँ से आपको समझना है कि मुख्य कल्पना क्या है। मुख्य कल्पना वह है जो मनुष्य में ईश्वरीय सर्जना शक्ति के रूप में, ये शक्ति है, ध्यान रखिए, ईश्वरीय सर्जना शक्ति के रूप में स्थित होती है। यानी हर मनुष्य के भीतर जो सामान्य कल्पना शक्ति होती है वो, उसको उन्होंने मुख्य कल्पना नाम दिया है। यानी मुख्य कल्पना है, ये हर व्यक्ति में होती ही होती है। और दूसरी जो गौड़ कल्पना उन्होंने बताई, गौड़ कल्पना विशेष है, नाम इसका गौड़ है, सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन को उन्होंने कहा कि ये मनुष्य की सचेत बुद्धि या तर्क के माध्यम से परिचालित होती है। जो मुख्य कल्पना होती है इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सायास कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब में विद्यमान है। लेकिन गौड़ कल्पना वैज्ञानिकों में, चिंतकों में, कलाकारों में, दार्शनिकों में, इन सब में जो लोग अपनी बुद्धि का बहुत विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं, उनमें सेकेंडरी इमेजिनेशन, गौड़ कल्पना बहुत तीव्र होती है। तो ये तर्क और बुद्धि से जुड़ी होती है। महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रखें, मुख्य कल्पना का संबंध भौतिक जगत से और गौड़ कल्पना मनुष्य को उच्चतर आध्यात्मिक जगत से जोड़ने में सक्षम होती है। मुख्य कल्पना भौतिक जगत से तात्पर्य है कि दुनियादारी में जो कल्पना शक्ति की ज़रूरत होती है वो मुख्य कल्पना पूरी कर देती है। लेकिन उच्चतर हाई लेवल तक की जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ से संबंध स्थापित करने के लिए जिस कल्पना शक्ति की ज़रूरत होती है उसे गौड़ कल्पना शक्ति कहते हैं। ये खास होती है, ये बुद्धि के बल पर परिचालित होती है। तो उम्मीद है कल्पना सिद्धांत के बारे में, कॉलरिज की कल्पना सिद्धांत के बारे में आपको इतनी समझ बन गई होगी कि मुख्य कल्पना, गौड़ कल्पना क्या होती है। दोस्तों, हमारा वीडियो, हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी की सराहनाओं से ही हम और परिश्रम करते हैं और अधिक अच्छे प्रश्नों को तलाशते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के और उनके सारे तथ्य आपके समक्ष रखते हैं ताकि एक प्रश्न के बहाने आप कई सारी बातें तैयार कर सकें। बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हिंदी भाषा को एक भद्दी बोली किसने कहा है? ऑप्शन शिव प्रसाद सितारे हिंद, सैयद अहमद खान, गारसाद तासी और ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गारसाद तासी। गारसाद तासी जो है वो उर्दू के पक्षधर था और उन्होंने हिंदी भाषा को एक भद्दी बोली कहा। ध्यान रखेंगे, शुक्ल जी की पुस्तक में इसका जिक्र आया हुआ है। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण है, गारसाद तासी को हिंदी का पक्का दुश्मन किसने कहा?
सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि गारसादत्तासी होता है। गारसादत्तासी आपको बहुत तासी सीधा सीधा लिखा हुआ बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाएगा, लेकिन इनका जो शुद्ध नाम है गारसादत्तासी है। तो इसे आपको एक हिंदी विद्यार्थी होने के नाते ध्यान रखना चाहिए शुद्ध क्या है। गारसादत्तासी को हिंदी का पक्का दुश्मन कौन कहता है? ऑप्शन श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गारसादत्तासी जब हिंदी को भद्दी बोली कहते हैं तो उसी रेफरेंस में आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये हिंदी के पक्के दुश्मन थे गारसादत्तासी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके बताएं कि गारसादत्तासी के ग्रंथ का क्या नाम था, उनकी इतिहास संबंधी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ से एक प्रश्न का परीक्षा भी आपकी हो जाएगी। दोस्तों, हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, यूजीसी नेट, सभी में हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, रचनाकार विशेष से संबंधित वन लाइनर नोट्स जो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, उनका कलेक्शन और प्रैक्टिस सेट भी है। टोटल 215 पेज का ये नोट्स है। केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट नोट्स है। आप इसे पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए तथ्यों के साथ। आपकी परीक्षाओं की तैयारी तक हम जुड़े रहेंगे। जो भी परिश्रम होता है, अच्छे प्रश्नों को, संभावित प्रश्नों को लेकर के हम यहाँ आते रहेंगे। जुड़े रहें, बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। सूचनाएं समय पे आपको मिलती रहेंगी। और जो लोग यूपी हायर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के इस प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे नंबर पे संपर्क करके 10 अप्रैल तक जो हमारी ये प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उससे जुड़ सकते हैं। आपकी तैयारी का मूल्यांकन और कितनी और तैयारियां, किन किन कमज़ोर पक्षों पे आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है, वो इस टेस्ट सीरीज़ से आपको पता चल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।